3 जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये घोषित करते हैं कि डीयू कॉलेज की और ब्रांचेस खोली जाएंगी, जो कि एजुकेशन फील्ड के लिए काफ़ी अच्छा है। जो बच्चे महंगे कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते वो इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये प्लानिंग एक्चुअली 2021 से चल रही है और सुनने में आ रहा है इनमें से एक कॉलेज ऐसा होगा जिसमें कम से कम 140 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। ये कॉलेज नजफगढ़ दिल्ली के पास खुलेगा, जो कि ऑफ कैंपस साइट पे आएगा और इस कॉलेज का नाम रखा जाएगा वीएस कॉलेज, वीर सावरकर कॉलेज। और इस नाम ने ही बवाल खड़ा कर दिया है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का कहना है कि कॉलेज का नाम मनमोहन सिंह जैसे लोगों के ऊपर रखा जाना चाहिए, जिन्होंने एजुकेशन फील्ड में लोगों के लिए इतना कुछ किया है, जिन्होंने आईआईएम्स, एम्स जैसे कॉलेज बनवाए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी नसीर हुसैन ने कहा, बीजेपी उन लोगों को बड़ा बना रही है जो ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे और उन फ्रीडम फाइटर्स को इग्नोर कर रही है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। बहुत सारे लोगों ने देश के लिए जीवन कुर्बान कर दिया और फ्रीडम स्ट्रगल में बड़ा योगदान दिया। और बीजेपी उन लोगों को आगे कर रही है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को माफ़ी पत्र लिखा था और उनसे पेंशन भी ली थी। बीजेपी ने इसका तुरंत जवाब दिया, जहां पार्टी के दिल्ली चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने सरकार को डिफेंड करते हुए बोला कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़े और जेल भी गए। आखिर क्या है ये विवाद? क्यों बीजेपी ने फ्रीडम फाइटर बुला रही है पर कांग्रेस देशद्रोही? कोई बुलाता है इन्हें द वॉरियर तो कोई कावर्ड। ये कहानी है सावरकर की, वीर सावरकर की। एक छोटा सा लड़का जिसने बचपन में माँ बाप खो दिए लेकिन अपने हौसले से इतिहास बना दिया। यह कहानी है विनायक दामोदर सावरकर की, जिन्हें हम सब वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 28 में 1883 को महाराष्ट्र के भागुर गांव में हुआ था। ये एक सिंपल छोटा सा गांव था, लेकिन यहीं से भारत के एक बड़े क्रांतिकारी की कहानी शुरू होती है। विनायक एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता दामोदर पंत एक ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति थे और माँ राधाबाई सभ्यता और संस्कार से भरी हुई। माँ ने छोटी सी उम्र में ही उनके मन में रामायण, महाभारत और शिवाजी महाराज की कहानियों के जरिए राष्ट्रभक्ति का दीप जलाया। जब विनायक सिर्फ 9 साल के थे, उनकी माँ का देहांत हो गया। फिर कुछ सालों बाद 1899 में प्लेग की वजह से उनके पिता भी चल बसे। अब एक ऐसा लड़का जिसने माँ बाप दोनों खो दिए, उसके पास 2 रास्ते थे, या तो सब कुछ छोड़ दे या कुछ कर दिखाए। और विनायक ने दूसरा रास्ता चुना। स्कूल में पढ़ते वक्त ही उन्होंने एक बाल सभा बनाई थी, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर भारत की आज़ादी, शिवाजी महाराज के युद्ध और ब्रिटिशर्स के जुल्म पर चर्चा करते थे। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने सबको अपना फॉलोअर बना लिया। जब एक बार उनके गांव पर कुछ हमलावरों ने हमला किया तो विनायक ने अपने दोस्तों को संगठित किया, पत्थर उठाए और विरोध किया। उस दिन लोगों ने पहली बार उस लड़के में एक वीर देखा और तभी से लोग उसे वीर सावरकर कहने लगे। उनका मन हिस्ट्री और लिटरेचर में बहुत लगता था। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी महाराज की जयंती जैसे त्योहारों को एक पॉलिटिकल अवेयरनेस का जरिया बनाया। स्कूल के बाद वो फर्गसन कॉलेज पुणे गए, जहां उन्होंने अपनी क्रांति की सोच और तेज कर दी। यहीं उन्होंने बनाया अपना पहला गुप्त संगठन मित्र मेला। ये कोई सिंपल स्टूडेंट क्लब नहीं था। ये संगठन एक उद्देश्य के साथ चल रहा था, भारत को गुलामी से आज़ाद करना। मित्र मेला में वो ऐसे युवाओं को जोड़ते थे जो सेक्रीफाइस और डिसिप्लिन के लिए रेडी हो। वो लोगों को इंस्पायर करते थे कि आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़े तो डरना नहीं। 1904 में मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत रखा गया। ये नाम इंस्पायर्ड था जिउसेपी मैज़ीनी के इटली के यूनिफिकेशन मूवमेंट से। सावरकर ने इटालियन फ्रीडम फाइटर्स से भी इन्फ्लुएंस लिया था। अभिनव भारत अब सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित ग्रुप नहीं था, इसका नेटवर्क पूरे देश में फैल रहा था। इसमें सीक्रेट मीटिंग्स, कोड लैंग्वेज, वेपन्स ट्रेनिंग, एंटी ब्रिटिश लिटरेचर का डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ किया जाता था। सावरकर ने यूथ के अंदर एक आग जगाई कि ब्रिटिशर सिर्फ डंडे और कानून से नहीं, सोच और साहस से भी हराए जा सकते हैं। 1906 में सावरकर स्कॉलरशिप पर लंदन गए बैरिस्टर बनने के लिए, लेकिन वहाँ भी उनका मिशन क्लियर था, स्टडी विद पर्पस, रिवॉल्व विद अ रीजन। लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस ज्वाइन किया, जो कि स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल ग्रुप था। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा जैसे क्रांतिकारियों के साथ काम किया। भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों को इन्फ्लुएंस किया। बंदूक और बम बनाने की टेक्निक्स तक इंट्रोड्यूस की। ये सब कुछ वो शांति और सोच समझ कर रहे थे, बिना किसी को पता लगे, बस एक मिशन के लिए। 1907 में 1857 के रिवोल्ट के 50 साल हो रहे थे। ब्रिटिश इसे सिपोय म्यूटनी कहते थे, लेकिन सावरकर इसे एक प्लान्ड यूनाइटेड रिवोल्ट, भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई कहते थे, जिसके लिए उन्होंने किताब छापी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। ये किताब लंदन में लिखी गई और तुरंत बैन भी कर दी गई। ये बुक एक डायनामाइट थी। इस बुक में सब था कि कैसे 1857 एक स्पॉन्टेनियस नहीं, प्लान रिवॉल्यूशन था। अगर आप 1857 के रिवॉल्ट के बारे में या पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को जानना चाहते हैं
तो इस वीडियो को देख सकते हैं जो अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें 1600 से 1947 तक के स्ट्रगल को कवर किया गया। सावरकर की ये बुक पहले बैंड हुई, फिर सीक्रेटली यूरोप और इंडिया में इलीगल डिस्ट्रीब्यूट हुई। स्मगल्ड कॉपीज स्टूडेंट्स के इंडियंस के हाथ लग रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैरान थी क्योंकि वीर सावरकर अपने पेन से भी बॉम्ब गिरा रहे थे। सावरकर ने इंडिया हाउस को एक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन फैक्ट्री बना दिया। उन्होंने मिलिट्री टैक्टिक्स, आर्मी मेकिंग, सेल्फ डिफेंस सीखना शुरू किया। उन्होंने लिखा कि यू मे बी बॉर्न अंडर ब्रिटिश रूल बट डाई फाइटिंग अगेंस्ट इट। ये कोट लंदन में सारे रिवॉल्यूशनरी सर्कल्स में वायरल हो गया था। इस सब के बीच में आता है टर्निंग पॉइंट, जब मदन लाल ढींगरा, एक सावरकर इंस्पायर्ड स्टूडेंट, 1 जुलाई 1909 को लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में ब्रिटिश ऑफिशियल कर्जन वाइली को गोली मारकर उनकी हत्या की। दुनिया शौक में आ गई, हैरान हो गई। ब्रिटिश मीडिया और ब्रिटिशर्स ने इसे टेररिज्म कहा, पर सावरकर ने इसे पैट्रियोटिज्म कहा। सावरकर ने ढींगरा के लिए लीगल हेल्प भी ऑर्गेनाइज की और पब्लिक में उनके स्टेटमेंट को सपोर्ट किया। उन्होंने वो सब करने की कोशिश की जिससे वो निर्दोष साबित हो सके। लंदन में उन्होंने जो क्रांति की आग जगाई थी, उसकी गर्मी ब्रिटिश हुकूमत महसूस कर चुकी थी। सावरकर पर अब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की नज़र और तेज हो गई थी। उन पर राष्ट्रवादी साहित्य लिखने, क्रांतिकारियों को ट्रेन करने और ब्रिटिश रूल के खिलाफ यूथ को भड़काने के आरोप लगाए गए। 1910 में उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया और शिप के जरिए इंडिया लाया गया। 8 जुलाई 1910 की सुबह वीर सावरकर अपने टॉयलेट जाने की ज़रूरत का इजहार करते हैं। उन्हें गार्ड्स की नज़र में नीचे जाने दिया गया, लेकिन टॉयलेट में जाते वक्त सावरकर ने एक खुला गड्ढा देखा। मौका देखते ही सावरकर उस गड्ढे में कूद कर और फ्रेंच शोर की ओर तैरने लगे। कैसे उन्होंने ये किया, ये एग्जैक्ट तो पता नहीं, पर उन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर वो फ्रेंच ज़मीन पर कदम रख लेते हैं और फ्रेंच अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर कर देते हैं तो ब्रिटिशर्स उन्हें वापस नहीं ला सकते, क्योंकि फ्रांस एक सोवेरियन कंट्री था। उन्होंने वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल या कोई और ऑफेंस नहीं किया था, तो उन्हें हॉस्टेजेस रखने का कोई पॉइंट नहीं था। ब्रिटिश गार्ड्स को जल्द ही समझ आ गया था कि सावरकर शिप से कूद गए हैं और वो उनके पीछे जाने लगे। भले ही उन्होंने हर कोशिश की सावरकर को पकड़ने की, लेकिन वीर सावरकर मार्शी लेक के घाट की दीवार तक तैरकर पहुंच गए। ये कोई छोटी दीवार नहीं थी, एक काफ़ी ऊंची दीवार थी जो शोर फ्रंट पर थी, लेकिन सावरकर ने हार नहीं मानी और वो दीवार चढ़कर फ्रेंच ज़मीन पर उतर आए। अब बस उन्हें कोई फ्रेंच ऑफिसर ढूंढना था जिसे वो अप्रोच कर सके और पॉलिटिकल एजाइलम की मांग कर सके। थके हुए सावरकर डॉक साइड से भाग रहे थे। ब्रिटिश गार्ड उनके पीछे थे, जिन्हें समझ आ गया था कि अगर सावरकर ने फ्रेंच अथॉरिटीज़ को सरेंडर कर दिया और एजाइलम मांगा तो ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर सकते थे। सावरकर ने अभी भी अपना प्रिजन यूनिफॉर्म पहना हुआ था और पास में कोई पैसे नहीं थे, पर आखिर इतनी भागदौड़ के बाद उन्होंने एक लोकल पुलिसमैन को ढूंढ लिया और उसे सरेंडर कर दिया। साथ ही पॉलिटिकल एजाइलम की मांग की, लेकिन वो पुलिस वाला इंग्लिश नहीं बोलता था और सावरकर को फ्रेंच नहीं आती थी। इसी दौरान ब्रिटिश गार्ड वहां पहुंच गए और फ्रेंच पुलिसमैन को रिश्वत देकर सावरकर को फिर से पकड़ लिया। सावरकर को एसएस मौर्य शिप से वापस भेज दिया गया। सावरकर के दोस्त जो उनकी मदद करने के लिए पोर्ट के पास आ रहे थे, उन्होंने फ्रेंच सोशलिस्ट की मदद ली। उन्हें सावरकर के लिए बहुत बड़ा हंगामा मचाया, क्योंकि सावरकर को फ्रेंच ज़मीन पर पकड़ा गया था, वो भी बिना फ्रेंच अथॉरिटीज़ की कंसेंट के। ये अरेस्ट इलीगल था और उन्होंने सावरकर को फ्रांस को वापस देने की मांग की। फ्रांस को अपने मिलिट्री पावर को जर्मनी के खिलाफ मजबूत करना था और 1904 में उन्होंने इंग्लैंड के साथ एंटेंट कॉर्डाइल नाम का एक दोस्ती एग्रीमेंट किया था, पर फ्रेंच पब्लिक को ब्रिटिशर्स के खिलाफ सिंपैथी नहीं थी। पॉलिटिकली कॉन्ट्रडिक्शन के बीच फ्रांस ने सावरकर की वापसी की मांग की, लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया। ये मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, जो द हैग में था। कोर्ट ने सावरकर के हक में डिसीजन नहीं दिया, लेकिन इस केस ने यूरोप में 1 साल तक काफ़ी हंगामा मचाया। इस इंसिडेंट को इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में रेफर किया गया और ये ब्रिटिशर्स के लिए पॉलिटिकल टेंशन बढ़ाता जा रहा था, पर आखिरकार पूरे राइट्स ब्रिटिशर्स को वीर सावरकर पर मिल गए। मुंबई में सावरकर को ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ यानी 2 बार की लाइफ सेंटेंस दी गई, जो 50 साल की सजा थी। ये सेंटेंस ब्रिटिश एम्पायर की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं दी गई थी। इसके अलावा उनकी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली गई, जिसमें उनके चश्मे तक शामिल थे। वीर सावरकर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलुलर जेल में रखा गया था। इस जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। सावरकर को 27 जून 1911 को मद्रास से एसएस महाराजा जहाज में अंडमान ले जाया गया और वहां उन्हें 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक रखा गया था। सावरकर को नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद काला पानी की सजा दी गई थी। यहाँ उनके साथ जो हुआ वो किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। सावरकर को जंजीरों में बांध कर रखा जाता था, कभी कभी डंडों और बेल्ट से मारा जाता था, कई बार एक चक्की से बांधकर पूरे दिन नारियल तेल निकालने का काम दिया जाता था, बिना खाना पानी या टॉयलेट की सुविधा के। कहते हैं कि उन्हें कीड़े और केंचुए से भरा हुआ सड़ा हुआ खाना मिलता था और महीनों तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जाता था, एक ऐसा अकेला छोटा कमरा जहां अंधेरा और तन्हाई ही साथ होते हैं।
लेकिन सावरकर ने इस सब के बाद भी हार नहीं मानी। 1930 में उन्होंने और कुछ और पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने भूख हड़ताल की। उनका मकसद था ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। इस प्रोटेस्ट ने ब्रिटिश ऑफिसर रेजिडेंट क्रैडॉक का ध्यान खींचा, जिन्होंने सावरकर को पिटीशन दाखिल करने की इजाज़त दी। इन पिटीशंस में सावरकर ने अपनी तकलीफ़ों का जिक्र किया, अपने अनफेयर ट्रीटमेंट पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि उन्हें एक ही वक्त स्पेशल भी कहा जा रहा है और ऑर्डिनरी प्रिजनर भी, जो एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था। कई लोग इन पिटीशंस को लेकर कहते हैं कि सावरकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफ़ी मांगी थी, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि ये पिटीशंस उन्होंने इसलिए भेजी थी क्योंकि वो चाहते थे कि उनके साथ साथ और भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहाई मिल सके। वो ब्रिटिशर्स से अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए बात कर रहे थे। उन्होंने लिखा था कि अगर उनकी रिहाई से बाकी प्रिजनर्स को आज़ादी मिलती है तो वो पॉलिटिकल काम बंद करने को भी तैयार हैं। इस टॉर्चर ने उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं टूटे। लेकिन हाँ, उनकी आत्मकथा में लिखा है कि कई बार उन्होंने सुसाइड तक का सोचा था, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि उनकी कुर्बानियों का कोई मतलब नहीं रहा। फिर भी वो जिंदा रहे, सर्वाइव किया। उन्हें बाद में यरवदा जेल में ट्रांसफ़र किया गया और इसी रेजिलियंस के चलते 5 जुलाई 1924 को जेल से रिहा किया गया। लेकिन कंडीशन ये थी कि वो रत्नागिरी में ही रहेंगे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से दूर रहेंगे। वहाँ इन्होंने हिंदू समाज सुधार पर काम किया, जिसमें अनटचेबिलिटी का विरोध, इंटरकास्ट डाइनिंग और टेम्पल एंट्री जैसे रिफॉर्म्स शामिल थे। 1937 के बाद उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम मिली और वो हिंदू महासभा के नेता बन गए। 1942 में जब कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, तब सावरकर ने हिंदू महासभा के माध्यम से एक अलग अप्रोच रखा। उनका मानना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत के हित में सोचकर फैसले लेने चाहिए। इंडिपेंडेंस के बाद भी उनका जीवन कंट्रोवर्शियल बना रहा। 1948 में महात्मा गांधी के असैसिनेशन केस में उनका नाम आया, लेकिन सबूत ना होने के कारण उन्हें कोर्ट से रिहा कर दिया गया। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने लिखना जारी रखा। उनका हिंदुत्व दर्शन, जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र का विचार दिया है, आज भी चर्चा का विषय है। 1966 में सावरकर ने आत्मर्पण का मार्ग अपनाया। उन्होंने कह दिया कि उनका जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है और इसलिए उन्होंने खुद से खाना पीना बंद कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जब एक इंसान सोसाइटी के लिए कुछ ना कर सके तो उसका खुद ही अपने प्राण दे देना ज़्यादा अच्छा है। जिसकी वजह से 26 फरवरी 1966 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वीर सावरकर की ज़िंदगी चुनौतियों से भरी रही। उन्होंने बहुत कुछ सहा, पर फिर क्यों इतना कुछ सहने के बाद भी कुछ लोग उन्हें कावड़ बुलाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जेल के दौरान सावरकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पिटीशन डाला था, जिसमें उन्होंने अपनी लॉयल्टी ब्रिटिश के लिए ज़िंदगी भर का वादा किया था, बस उन्हें रिलीज़ कर दिया जाए। उसी ओर दूसरों का कहना है कि वो पिटीशन में इसका उल्टा था, जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया। सावरकर हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, जिसकी वजह से क्रिटिक्स का कहना है कि सावरकर हिंदुत्व, कम्युनलिज्म और रिलीजियस इंटॉलरेंस को बढ़ावा देते हैं, जो इंडियन सोसाइटी में भेदभाव बढ़ाता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि सावरकर के फॉलोवर्स उनके कंट्रोवर्शियल एक्शंस और बिलीव्स को वाइट वॉश करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा अच्छा दिखाया जा सके, जिस वजह से ये टॉपिक पॉलिटिकल डिबेट बन चुका है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई बन चुका है। पर क्या सच में सावरकर डरपोक थे? क्या एक डरपोक शिप से छलांग मार सकता है? क्या एक डरपोक हर दिन मार खा सकता है? क्या एक डरपोक ब्रिटिशर्स के जुल्म के खिलाफ खुलेआम आवाज़ उठा सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर आपको क्या लगता है? क्योंकि सोच आपकी अपनी है और मेरी अपनी। पर इतिहास पन्नों पर लिखा जा चुका है, जो किसी की सोच से नहीं बदलता। और ये पन्ने एक तरफा नहीं, दोनों पक्षों की तरफ से लिखे गए हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप किस पक्ष को पढ़ना चाहते हैं। पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि विनायक दामोदर सावरकर कौन थे, वीर या कायर।